प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए की 1.25 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज की घोषणा, किसानों के हितों को बताया सर्वोपरि। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान किया जारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। राज्यों को ज्यादा सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए किसानों के हित को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि कृषि का विकास किसानों के विकास से ही संभव है। आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार हमारी सरकार ने फैसला किया है और यही बिहार की धरती के सपूत श्रीमान राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम एक नया अभियान आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कृषि का तो कल्याण हो, किसान का भी कल्याण हो। और इसलिए कृषि और किसान कल्याण इस रूप से अब नया विभाग काम करेगा। 2014-15 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 252.68 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के 265.04 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.36 मिलियन टन कम है। इस साल चावल का कुल उत्पादन 104.80 मिलियन टन होने का अनुमान है। पिछले साल के 106.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन से 1.85 मिलियन टन कम है। गेहूं का उत्पादन साल 2014-15 में 88.94 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह 2013-14 के 95.85 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन से 6.91 मिलियन टन कम है। मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 41.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह 2013-14 के उत्पादन से 1.54 मिलियन टन कम है। साल 2014-15 में दालों का उत्पादन 17.20 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष के उत्पादन से 2.05 मिलियन टन ये कम होगा। इस साल तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 6.07 मिलियन टन कम होकर 26.68 मिलियन टन होने का अनुमान है। गन्ने का उत्पादन 359.33 मिलियन टन होने का अनुमान है, या पिछले वर्ष की तुलना में 7.19 मिलियन टन अधिक है। कपास का कुल उत्पादन 35.48 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन पिछले 5 वर्ष के औसत उत्पादन की तुलना में 3.01 मिलियन गांठें अधिक हैं। जूट और पटसन का उत्पादन 11.45 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में थोड़ा कम है। कृषि वर्ष में कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय 4 अग्रिम अनुमानों को जारी करता है। इसके बाद देश की प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। एनजीएमए के सचिव आर.के. जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आईएमजी के महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक और सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम राज्यों के आवासीय आयुक्त और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। वैज्ञानिकों ने स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए विधियों तथा मानदंडों को तैयार किया है। भारत में दूध का उत्पादन तथा खपत लगातार बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक कारणों से दूध एक संवेदनशील खाद्य पदार्थ है, जिस कारण इसके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने शोध कार्यों द्वारा स्वच्छ दूध उत्पादन की विधियां विकसित की हैं। दूध निकालने से पहले थन और हाथ की उचित तरीके से सफाई और दूध रखने के बर्तन एवं थन को पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम हाइपोक्लोराइट से धोना चाहिए। दूध दोहने के बाद 2 घंटे के भीतर दूध को 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कम तापमान पर मिल्क कूलर में रखना उचित होता है।
पशुओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर समय समय पर पशु चिकित्सक से जांच एवं टीकाकरण कराना आवश्यक है। स्वच्छ दूध को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ दूध उत्पादन योजना की शुरुआत 10 जिलों में की जा रही है। दूध को संरक्षित करने के लिए बड़े आकार के फ्रीजर भी स्थापित किए जा रहे हैं। 1 जून से 17 अगस्त तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के कुल 36 सब डिवीजनों में से 5 यानी 24% क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि 16 सब डिवीजनों यानी 41% क्षेत्र में सामान्य और 15 सब डिवीजनों यानी 35% क्षेत्र में सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई। वहीं अगर एक दिन पहले यानी 17 अगस्त के आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 सब डिवीजनों यानी 34% क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं 4 सब डिवीजनों यानी 14% इलाके में सामान्य और 7 सब डिवीजनों यानी 19% हिस्से में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं 1 जून से 17 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। वहीं पिछले 36 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बरसात हुई। एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 3000 से 3519 रुपए क्विंटल, बाड़मेर मंडी में 3500 से 3700 रुपए, गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 3400 से 3525 रुपए और धोरजी मंडी में भाव रहे 3130 से 3505 रुपए क्विंटल। एपिडा के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2015-16 के पहले 2 महीने अप्रैल और मई में ग्वारगम उत्पादों के निर्यात में भारी कमी आई है। अप्रैल मई में देश से केवल 61,821 टन ग्वारगम उत्पादों का ही निर्यात हुआ है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चना के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 4200 से 4962 रुपए, गुजरात की दाहोद मंडी में 4500 से 4525 रुपए, राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 3801 से 4281 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहे 4950 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। नमस्कार, आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं पुअर मैन्स टिम्बर यानी गरीबों की किफ़ायती लकड़ी, साथ ही गोल्डन वुड जिसे सोने की लकड़ी भी कहा जाता है और जिसे हमारा आजकल का किसान और एक आम आदमी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ट्रेनिंग और सरकार की जो मदद है वो आपको मिल ही रही है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं बैम्बू कल्टीवेशन यानी बांस की खेती की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जो हैं आयुक्त बागवानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास तौर पर जानेंगे कि बांस के क्या क्या फ़ायदे हैं और सरकार इस क्षेत्र में एक आम आदमी, एक किसान के लिए क्या मदद दे रही है। देखेंगे कि आजकल बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, वो बहुत सारे महंगे भी होते हैं। लेकिन अगर वही उत्पाद, वही क्राफ्ट आइटम्स अगर वो बैम्बू से बनी हुई हैं तो वो हमें बहुत ही किफ़ायती दरों पर जो है लोगों को उपलब्ध होंगी और दिखने में भी उनका जो एक रूप होगा वो सुंदरता होगी और अनोखा होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो एक बांस एक ऐसी ही फसल है जो बहुत ही सख्त है अपने आप में, और उसमें आप देखेंगे कि अपने आप में उसको जितना भी वातावरण का जो सख्त रूप है उसको सहन करने की ताकत होती है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ ज़मीन जो है वेस्ट होती है हमारी, और वो डिग्रेडेड सॉइल होती हैं, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, कंक्रीट भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें जो मिट्टी है उसमें रेही हो सकती है। रेही का मेरा मतलब कहने का साल्ट से है, उसमें नमक की समस्या हो सकती है, या इस प्रकार की कुछ एसिडिक सॉइल हो सकती है। तो इस प्रकार की जितनी भी डिग्रेडेड सॉइल होती हैं, वेस्ट लैंड्स होती हैं, वहाँ पर बैम्बू जो है अपने आप में एक सख्त पौधा है, अपने आप में जो है उसको अगर हम लगाते हैं, खेती करते हैं तो वो पनपता है और अच्छी उत्पादन है और फ़ायदेमंद साबित होगा। और दूसरा, जैसे कि आप जो है प्रजातियों की बात कर रहे थे कि तो बैम्बू की जो है लगभग 136 प्रजातियाँ भारतवर्ष में हैं और इनकी खेती आप देखेंगे कि लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जो है बैम्बू भारतवर्ष में लगाया जाता है, जिसमें देखेंगे कि ज़्यादातर मोटे रूप से आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जो छत्तीसगढ़ और बिहार का कुछ एरिया है, तो मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पर बैम्बू जो लगाया जाता है। इसकी विभिन्न प्रजातियाँ जो है अलग अलग जगह पर उसी अनुरूप जो उस वातावरण में ढाली जाती हैं उनकी खेती हो रही है। इसमें मुख्य जो प्रजातियाँ, एक तो जो जिसमें हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि बैम्बूसा जो एक वैरायटी है जो इसकी स्पीसीज़ है, दूसरी टुडला एक स्पीसीज़ है। इस तरह की जो बैम्बू, टुडला, बैम्बूसा, ये दो स्पीसीज जो है अधिकतर इसको लगाया जाता है। और जहाँ तक ना केवल इसको जो है, जैसे आपने बताया, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये किफ़ायती लकड़ी है, गरीबों के लिए किफ़ायती लकड़ी है, ये वास्तव में गरीबों के लिए किफ़ायती लकड़ी है क्योंकि सस्ती भी मिलती है। तो अभी जो है आप देखेंगे कि इसका जो उपयोग है सिर्फ क्राफ्ट आइटम बनाने के लिए नहीं किया जाता, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे और भी उपयोग हैं। आप जैसे आप देखेंगे कि आजकल हम लोग जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हम बढ़ावा दे रहे हैं कि बैम्बू की खेती जो है उस क्षेत्रों में कर सके जहाँ कुछ और नहीं लगा सकते, तो कम से कम हम लोग बैम्बू लगा करके हम अपने जो ज़मीन है उसको उपयोग कर सकते हैं सही ढंग से उसका, क्योंकि खाली अन्यथा वो जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी वेस्ट लैंड होंगी, जो बेकार ज़मीन है, उनमें हम इसको जो है खेती के लिए बढ़ावा देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन
जो हमारे खाद्य और सब्जियां, फल और इनको उत्पादन के लिए करें, उसमें नहीं करें, वो अलग से जो वेस्टलैंड है उसी के अंतर्गत करें। इसीलिए तो बागवानी मिशन के तहत जो है हम कहेंगे कि एक उसका जो छोटा पार्ट है जिसको हम नेशनल बैम्बू मिशन बोलते हैं, राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के तहत जो है उसको क्षेत्र में बढ़ाने के लिए उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ना केवल उसको क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसके साथ साथ हम लोग ये भी प्रमोट करते हैं कि जो दूर दराज के इलाके के जो किसान हैं वो उसको कैसे जो है उसको सुचारू रूप से प्रयोग करें। तो उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप, पहले बात तो आता है क्षेत्र विस्तार, दूसरी बात आती है कि अच्छा जो उसका प्लांटिंग मटेरियल है, पौध सामग्री, वो कई बार जो है किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अगर कोई किसान चाहता है कि हम जो है इस पर कोई नर्सरी बनाना है तो नर्सरी बना सकते हैं, चाहे वो 2 हेक्टेयर की नर्सरी हो, 1 हेक्टेयर की नर्सरी हो। बड़े वाले किसान 2 हेक्टेयर की नर्सरी लगाएगा तो नर्सरी में जो है पौध सामग्री का उत्पादन कर सकता है। छोटा किसान को हम 1 हेक्टेयर की नर्सरी कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है। तो दूसरा तरीका ये रहता है कि एक तो हम लोग नर्सरी से सपोर्ट की अच्छा प्लांटिंग मटेरियल सबको उपलब्ध हो। दूसरी बात होती है कि उसको जो उत्पादन करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसमें तकनीकी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, और कहीं अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए कि हम उसको उस उत्पाद को कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नेशनल बैम्बू मिशन के तहत उपलब्ध है। फिर अक्सर देखा गया है कि जी किसानों को इसके सामने समस्या ये रहती है कि हम उसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग में भी आप देखेंगे ऐसे ही बैम्बू को एज सच भी बेचा जाता है और पेपर इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी मांग है। इस पर जो है इससे जो है कागज़ बनता है। तो कागज़ बनने वाले जो जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, वो पूर्णतः आप देखेंगे कि इस पर आधारित रहती है। तो बैम्बू एक ऐसा एक विकल्प है जिसको किसान अपना करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकता है और अपनी जितनी भी उपलब्ध उसके पास बेकार ज़मीन है उसको प्रयोग में ला करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है उससे। तो एक अगर जानना चाहे अगर एक किसान कि मैं कितनी उससे शुरुआत कर सकता हूँ, कितनी पूंजी लगानी पड़ती है और ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ये पूरा प्रोसेस बैम्बू की जो कल्टीवेशन है, बांस की जो खेती की हम बात करें तो कितना पूरा समय कितना लगता है? इसको आप ये समझिए कि मैं ये कहता हूँ, जब भी आपको किसी भी प्रकार का, चाहे वो फसलों का उत्पादन है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आप तकनीकी जानकारी जरूर जुटाएं, और उसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रशिक्षण जो है वो भी जरूरी हिस्सा है। ये सरकार मुहैया कराती है जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, और प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकनीकी जानकारियाँ हैं जो अनुसंधान के नज़रिए से निकल करके सामने आई हैं, और उन आधुनिक तकनीकों को अपनाएगा अगर किसान तो उसको जो है आमदनी अधिक मिलेगी, और उसको ये भी पता लगेगा कि मैं कौन सी प्रजाति अपने क्षेत्र में लगाऊं जिससे कि वो बड़े सुचारू ढंग से चले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स इसके बनते हैं, तो उसमें कई बार ये कहा जाता है कि जो बैम्बू अगर हमें सही आकार, सही प्रारूप में मिलता है तो उसके रेट हमें बाज़ार में अच्छे मिलेंगे। तो उसको हमने सीधा कैसे रखना है, तो उसकी भी तकनीक है। उसका ये पता लगा कि किस मौसम में उसको उगाया जाना है, किस प्रजाति का चयन करेंगे, और हमें उस प्रजाति के जो अच्छा प्लांटिंग मटेरियल है, पौध सामग्री, वो हमें कहाँ मिलेगी, और वो पौध सामग्री को किस समय में लगाएं, कितनी उनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगाने के लिए, और उसके पश्चात से उसकी रख रखाव, देख रेख, उसमें बहुत सारे ऐसे बीमारियां भी हैं, कीट भी आते हैं, उनसे जो है हम उसको कैसे बचाएंगे। तो इन सब की छोटी छोटी जानकारियों के जो है उसके लिए हमें अपने आप को जो है तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि हम सबकी जानकारी रख सके। तो हमारा नॉलेज एनहेंसमेंट उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय बैम्बू मिशन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक हमारा बैम्बू मिशन प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने चलाया है, उस बैम्बू मिशन के तहत विभिन्न राज्यों के में जा कर के जो जिला बागवानी अधिकारी हैं उनसे मिल कर के जो है आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, और उसके जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया जा सकता है। और समय समय पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनमें वो आपको बिल्कुल बुलाएंगे। अगर आप अपना नाम उनमें दर्ज करा देते हैं तो उससे संबंधित जितना भी आपको समय समय पर उसकी जानकारी जो है आपको उपलब्ध की जाएगी। ना केवल जानकारी, इसमें कई बार बहुत सारे ऐसे
साहित्य हैं जो उसमें छापे गए हैं कि बम्बू की खेती कैसे करें, और किताबें भी उपलब्ध हैं और छोटे छोटे पंपलेट्स बनाए गए हैं जो बिल्कुल सादी भाषा में जिसको किसान बड़ी आसानी से समझ सके। इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन सब की अगर किसान चाहे तो अपने बागवानी अधिकारी से मिल करके उन योजनाओं का लाभ उठाएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो भी चले एक योजनाबद्ध तरीके से चले तो निश्चित रूप से जो है उनको जो है एक सफलता मिलेगी। और अब जैसे बम्बू का हम सिर्फ क्राफ्ट की बात करते हैं, सिर्फ क्राफ्ट नहीं, अभी इसका आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर इसका जो शूट प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जो बैम्बू का जो बिल्कुल ही टेंडर स्टेज में होता है तो उसके जो शूट्स हैं, जो नई नई शूट्स होते हैं उसको खाने में भी प्रयोग करते हैं। उसका इवन अचार बनाया जाता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं। तो ना केवल जो है इसको मैं इंडस्ट्री से जोड़ रहा हूँ, उसके साथ साथ जो हमारी खाने में भी जो उपयोगिता है, जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर इसको जो है काफ़ी जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका प्रयोग जो है किया जा रहा है। तो इसकी जो उपयोगिता है खाने की दृष्टि से भी है। तो इसको जो आजीविका के लिए जो है किसान के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वो इस प्रकार के तरीकों का चयन करे जिससे कि उसका जो खेती है वो फायदे का सौदा रहे। तो एक बैम्बू का चयन करना भी मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐसा विकल्प है जो बागवानी के बहुत सारे विकल्प हम बोलते हैं ना कि फल उगाएं, सब्जियां उगाएं, मसाले उगाएं और सुगंधीय पौधे उगाएं, तो बैम्बू भी जो है, बांस भी जो है एक ऐसा। अभी आप देखेंगे कि आज एक नया प्रचलन जो चल पड़ा है कि हर घर में कहते हैं कि हम लक्की बम्बू लगाएं, लक्की बम्बू का लेकर के आते हैं, उसको खरीदते हैं और उपहार स्वरूप भी दिया जाता है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी दिया जाता है। तो इस तरह की खेती अभी तक हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है। हम जितना भी लक्की बम्बू है वो हमारा दूसरे देशों से, मुख्य रूप से चाइना से आ रहा है, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके लिए जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है एक रिसर्च प्रोग्राम भी दिया है कि इस पर अनुसंधान करें कि हम ये लक्की बम्बू कैसे उगा सकते हैं। वैसे लक्की बम्बू अपने आप में बम्बू ना होकर के, बांस ना होकर के उसी से संबंधित एक प्रजाति है जिसको ड्रेसिनिया बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो है कार्य चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 1 साल में 2 साल में हमारे पास स्वयं अपने पास तकनीक होगी। उस तकनीक के आधार पर किसानों के पास एक छोटा सा विकल्प ये भी होगा, जो नॉर्थ ईस्ट का किसान है, हमारा पूर्वोत्तर राज्य का किसान है, वो ये लकी बैम्बू वाला जो किस्में है इसको भी उगाएगा। बिल्कुल, एक तरह से आपने संकेत दे दिया कि मेड इन चाइना यूज़ ना करके मेड इन इंडिया ही यूज़ करें। जहाँ तक हम देखें, जैसे कि आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई कि बैम्बू का जो यूज़ है हेल्थ वाइज भी हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जो आमतौर पर देखा जाता था कि बैम्बू के घर बनाए जाते थे या उन्हें चूल्हे चौके में डाला जाता था, फिर उससे खाना बनता था। लेकिन इसके अलावा अब हम देखें, मेजर अगर देखें इसका परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जब तक आती है, अभी हम थोड़ा सा वहाँ पर पीछे हो। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम खेती की सोच अगर ले रहे हैं और बहुत फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी दूसरे देशों में अपना बैम्बू भेजेंगे। अच्छा, यही नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ी जानकारी और भी दे देना चाहता हूँ। जो बांस है, इसके बांस के ना केवल घर बनाया जाता है, घर बनाने के अलावा और भी उपयोग हैं। अभी हम लोग अब बागवानी मिशन के तहत ये बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान जो है पॉली हाउस लगाएं। तो पॉली हाउस में जो स्ट्रक्चर है, पॉली हाउस से मेरा कहने का मतलब है संरक्षित खेती, जो पॉलीथीन के माध्यम से जो हम घर बनाते हैं उसमें सब्जियां, फल, और फलों को नहीं कहूँगा मैं, एक सब्जियां और दूसरे फूल, इनकी खेती जो है पॉली हाउस के अंदर की जा सकती है और अधिक आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है एक प्रति यूनिट। क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अक्सर पानी ज़्यादा बरसता रहता है और खुले में जब हम खेती करते हैं तो वो पानी बरसने की वजह से क्या होता है कि हम सफल खेती नहीं कर पाते हैं, सब्जियों की खेती नहीं हो पाती है, फूलों की खेती नहीं हो पाती है। लेकिन अगर पॉली हाउस बनाया है तो उसमें बाहर के वातावरण का अधिक प्रभाव इस तरह से बारिश का नहीं पड़ेगा। और इस तरह से बैम्बू बेस्ड अभी आप देखेंगे कि कुछ जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, जिसमें हम लोग इस्पात या हम स्टील यूज़ करते हैं या दूसरा एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, जो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो बैम्बू बेस्ड स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर पॉली हाउस बनाया जाए वो सस्ते पड़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से वो लोकल मटेरियल है जो वहाँ पर उपलब्ध है, सस्ता मटेरियल उपलब्ध है, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, बैम्बू बेस्ड स्ट्रक्चर्स फॉर पॉली हाउस। और दूसरा ये है कि आपने सुना होगा कि जैसे वहाँ पर
पानी, जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी का समुचित प्रयोग होना चाहिए, लेकिन एक जगह से दूसरे खेत में, एक खेत से दूसरे खेत में पानी को कैसे ले जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बैम्बू के जो स्ट्रक्चर है उनको चीर करके उनको लगाया, उसमें उसको उसके माध्यम से पानी का फ्लो उसके ऊपर से बह करके खेत में जाता है पानी। और फिर बैम्बू में छेद किया हुआ होता है, जैसे आपने कहा कि हम लोग टपका सिंचाई विधि को जो है ड्रिसलिंग और वो जो सिंचाई की आपने बात की, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो इस तरह से बैम्बू की बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसमें छेद कर दिया जाता है और उसमें से पानी जाता है, तो वो छेद से जो है वो पानी पौधों को उपलब्ध होता रहता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पानी की कमी रहती है, तो बैम्बू के माध्यम से पानी आता है और उसको जो बूंद बूंद सिंचाई विधि जो बांस के बनाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए उनके ऊपर आधारित रहता है, तो उसको भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं और उनको करके और उसको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा ये सब। तो डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बांस के सैकड़ों फायदे हमें गिनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि बांस कितनी ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, फर्नीचर घर में लाना चाहते हैं, घर को सजाना चाहते हैं, तो बांस एक बहुत बढ़िया विकल्प है और आसानी से उपलब्ध हो सकता है। हमारे किसान और खासकर आम आदमी इसे अपनी आजीविका का स्रोत बना सकता है और फायदा अर्जित कर सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जुड़िए हमारे साथ। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।